हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने खड़ी होने वाली है महिंद्रा की एक बीस्ट एसयूवी जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन। ये गाड़ी Z8 मॉडल रहेगी, डीजल मैनुअल के अंदर। बात करें इस गाड़ी की तो भाई काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ओनर की। तो भाई गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं एक बार इस गाड़ी के। कैसे हो भाई? बढ़िया जी। भाई आपका नाम? रॉकी कसाना मेरा नाम है। भाई आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा रॉकी कसाना नाम है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और जो अपना यहाँ सोनीपत में अपना रियल एस्टेट का काम है और हम बिल्डर भी हैं। यहाँ पे गोदरेज रियल एस्टेट में लग्जरी बिल्डर फ्लोर भी ला रहे हैं। काफ़ी अच्छी सोसाइटी में हमारे पास अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जी। तो भाई आपका भी एक यूट्यूब चैनल है? हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है रॉकी बिल्टेक के नाम से। तो भाई का चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। भाई को भी ज़रूर से जाके सपोर्ट करो। भाई बाकी बात करें गाड़ी की तो भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लोडेड गाड़ी देखने के लिए मिल रही है। इस गाड़ी के अंदर भाई प्रॉपर अटेंशन देखने के लिए मिल रही है। मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो, चाहे हम बात करें इस गाड़ी के हुड स्कूप की बात करें, चाहे हम बात करें इस गाड़ी के ग्रिल की, चाहे इस पार्ट की, तो भाई काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हमें इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? जी, आजकल मार्केट में स्कॉर्पियन तकरीबन काफ़ी हो चुकी है, तो थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए, थोड़ा मॉन्स्टर लुक देने के लिए इस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई गई है जी। बाकी भाई इस गाड़ी के अलावा आप कोई गाड़ी ओन करते हैं करंटली? इसके अलावा थार रॉक्स, आपका ब्रेजा और स्विफ्ट। अच्छा, तो वो 3 गाड़ी भी आप इस गाड़ी के साथ साथ ओन करते हैं। तो करंटली अभी आप 4 गाड़ियाँ ओन करते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी आपको कौन सी लगती है अभी के टाइम पे? अगर कंफर्टेबल के हिसाब से बात करी जाए तो आपकी स्कॉर्पियन है। अच्छा। और लुक वाइज बात करी जाए तो थार रॉक्स है जी। और अगर मेंटेनेंस वाइज बात की जाए तो ब्रेजा वाइज तो मारुति की स्विफ्ट हो गई, ब्रेजा हो गई जी। ये काफ़ी बेटर चीज़ें रहती है जी। तो भाई आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली है? ये 1,11,073 किलोमीटर चला। तो भाई 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। तो काफ़ी ही अच्छा रिव्यू इस वीडियो के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब गाड़ी के एक बार अंदर बैठ के अच्छे से पूरा डिटेल्ड रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें तो भाई ये गाड़ी आप कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं? ये गाड़ी जी 1,11,073 किलोमीटर। तो भाई ये गाड़ी आप 1 लाख से प्लस ड्राइव कर चुके हैं। तो भाई कितने साल ये गाड़ी परचेज कब करी थी आपने? ये लगभग जी जो परचेज करी थी 2024 में करी थी। 24 में, यानी कि इस गाड़ी को आपको करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। इस गाड़ी को आप ओनर बन चुके हो। बाकी 2-2.5 साल के अंदर आपने इस गाड़ी 1 लाख चला चुकी है। तो आपका क्या ओनरशिप रिव्यू रहा है? इसमें जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरी लगभग 60,000 किलोमीटर के करीब ड्राइव हुई थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कंफर्ट बहुत अच्छी गाड़ी है ये, रोड प्रेजेंस अच्छी है, काफ़ी चीज़ें इसकी मतलब चलाने में और उसमें भी मतलब फॉर्च्यूनर से भी अच्छा जो है फील देती है। सीटिंग पोजीशन आपको इस गाड़ी का काफ़ी ऊंचा देखने के लिए मिलता है। जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो सारी गाड़ियाँ आपको काफ़ी नीची देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो रोड प्रेजेंस है और जो इसका जो कलर है ब्लैक कलर जी, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है जो आपको मार्केट में जो प्रेजेंस अच्छी देता है। बात करें भाई इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की Z8 डीजल मैनुअल के अंदर, तो वो आपको कितने की देखने के लिए मिल गई? इसमें मैंने थोड़ा सा जो कराया था कंपनी से, सेरेमिक कोटिंग कराई थी और उन्होंने Z8 मॉडल में भी एलॉय व्हील नहीं दिए थे, वो भी अलग से परचेज करना पड़ा। तो भाई Z8 मॉडल यानी कि Z8 तो ऑलमोस्ट सेकंड टॉप मॉडल हो गया, Z8 लग्जरी से नीचे। तो भाई उसके अंदर भी आपको स्टील रिम देखने के लिए मिले थे। हाँ जी। तो भाई ये कितनी बड़ी कॉस्ट कटिंग का पार्ट है। और ऑन रोड प्राइस क्या रहा था इस गाड़ी का? ऑन रोड जो ये लगा लो जी एलॉय वगैरह लगा के, सेरेमिक कोटिंग लगा के, तो ये मेरे को 24 के अराउंड पड़ी थी। 24 लाख। तो भाई देख सकते हो भाई 22 लाख रुपए 23 लाख रुपए खर्चने के बाद भी, महिंद्रा का सेकंड टॉप मॉडल लेने के बाद भी भाई को एलॉय व्हील आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाने पड़ गए थे। ये काफी बड़ी कॉस्ट कटिंग है महिंद्रा की तरफ से। ऑटोमेटिक लेते हो तो उसमें हम एलॉय देते हैं जी। अब काफ़ी चीज़ें देखी जाए तो भाई एलॉय ऑटोमेटिक और मैनुअल का एलॉय व्हील से कोई लेना देना ही नहीं है जी। जी जी। मॉडल एक हो, चाहे तुम डीजल लो, चाहे तुम मैनुअल लो, चाहे ऑटोमेटिक लो, एलॉय व्हील अगर होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे जी। बाकी भाई लुक्स के तो क्या ही कहने। लुक्स तो इसका जी एकदम बढ़िया सेगमेंट कलर है, बढ़िया। इस सेगमेंट में अच्छा भोकाल है और अच्छी रोड प्रेजेंस है इसकी जी। भाई बाकी बात करें इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स की, जैसे कि थार रॉक्स, XUV 700, अपनी टाटा की सफारी हो गई, जीप कंपस, टाटा की सियारा, किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, तो भाई उन सब के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे अगर इस गाड़ी से कंपेयर करें? इस सेगमेंट में मैं हैरियर की मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया था
पर जैसे मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया था जो अपने सर्कल में जिनके पास हैरियर थी, तो उन्होंने बताया था कि इसकी शॉकर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है हैरियर की जी। तो इसलिए फिर मैंने उसको फिर जो भी मैंने कंपेयर किया, जैसे आपकी क्रेटा वेटा जो इस सेगमेंट में इसको बीट नहीं कर पा रही थी जी। तो इस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में तो सबसे बेटर चीज़ मुझे यही लगी। फिर जो लेने के बाद फील भी हुआ, जो मार्केट में इसको जो प्रेजेंस था, जो चलाने का जो स्मूथनेस वगैरह सारी थी, जो 1 साल तक बहुत बढ़िया रही जी। उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी हर चीज़ में कंप्लेंटें आनी चालू हो गई, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, आपका सनरूफ हो गया, हर तरीके से इसमें जैसे आपके जो इसकी डिस्क पैड है बड़ी जल्दी चली जाती है, खराब हो जाते हैं। जो आपकी डिस्क प्लेट है वो भी एक बार मैं चेंज करा चुका हूँ और उसके बाद दोबारा चेंज कराने की नौबत आ चुकी है। जी भाई, बाकी भाई बात करें इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स में आप क्या बोलना चाहोगे? पॉजिटिव पॉइंट में यह है कि एक तो इसकी ड्राइव स्टेबल है, मतलब जैसे थार और उसकी तरह इतनी ज़्यादा वो। तो भाई ये गाड़ी इतनी लंबी चौड़ी ऊंची है, तो भाई 100, 120, 130 किलोमीटर पर आवर जाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी में जंप महसूस होती है, या फिर ये गाड़ी की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? 120 तक की जो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है काफ़ी, अगर आप कंपेयर करोगे थार से काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको ड्राइविंग कंफर्ट देखोगे तो एक तरीके फॉर्च्यूनर लेवल की है जी। तो इसमें ड्राइविंग तो बढ़िया है, बस थोड़ा सा बस यही है कि जो सर्विस कराने जाते तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी बड़ी परेशानियों के बाद भी जो कमियां होती है बताने के बावजूद भी वो रिजॉल्व नहीं होती है। 1-2 दिन बाद चलाने के बाद फिर वो कमियां वापस हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है जी। तो बाकी भाई आपको एवरेज कॉस्ट क्या देखने के लिए मिलती है इस गाड़ी की सर्विस की बात करें तो? एवरेज कॉस्ट जो आती है जी लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आती है, यानी कि 20 से 30 हज़ार रुपए की आपको एवरेज कॉस्ट देखने के लिए मिलती है सर्विस की इस गाड़ी के अंदर। और वहीं बात करें भाई गाड़ी फॉर्च्यूनर की, टोयोटा फॉर्च्यूनर, 10 तो से भाई 12 हज़ार रुपये जी। मैक्सिमम सर्विस हो जाती है और वो इससे कम से कम डबल प्राइस की एक कार हो जाती है। जी डबल प्राइस जी। है और काफ़ी इंजन भी इसका हाई पावरफुल है इसके 2.8 लीटर डीजल इंजन, तो उसके मुकाबले इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो हमें बड़ी काफ़ी नज़ायज एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 30 के आसपास में तो आपकी BMW वगैरह की सर्विस वगैरह हो जाती है। बाकी भाई पॉजिटिव्स तो भाई इस गाड़ी के बहुत सारे हैं, हम बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो भाई आपको इस गाड़ी के अंदर कमियां क्या क्या देखने के लिए मिलती हैं? कमियां देखने को मिलती है, एक तो जी इसका जैसे कई बार ये सिस्टम हैंग हो जाता है। सिस्टम हैंग कैसे होता है? कभी भी चलाते जाते जैसे मान के स्क्रीन लैग हो जाती है, बैक कैमरा होता है वो हैंग हो जाता है, वो मूव नहीं करता है जी। यानी कि आपको टेक में काफी इशू देखने के लिए मिल रहा है इस गाड़ी के साथ। जैसे सनरूफ में कई बार प्रॉब्लम आ चुकी है इसके। सनरूफ में किस टाइप की प्रॉब्लम आ चुकी है? जैसे कई बार बंद करने में प्रॉब्लम आती है, अच्छा। अगर ओपन होगी तो ओपन ही रह जाती है, फिर क्लोज करने में। तो भाई इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला सर्विस सेंटर वालों ने? कोई सोल्यूशन नहीं, हमें तो यही सोल्यूशन दिखता है, इसको यूज ना करें, बस यही सोल्यूशन है इसका मेन। तो एक बंदे ने 25 लाख 24 लाख खर्च करे हैं और उसके बाद भी ओनर लिया था ये देख के कि भाई इसमें सनरूफ भी है, सारी चीजें फीचर्स हैं, सब कुछ, पर वो फीचर्स आपके हिसाब से अब यूजलेस हैं? यूजलेस है जी, काफी सारे फीचर्स हैं जो यूजलेस है। बाकी भाई और कोई कमी अगर आपको इस गाड़ी में लगी हो फीचर्स के अलावा? एक तो जी पता नहीं इसके जल्दी जल्दी टायर चेंज कराने पड़ते हैं, टायर बड़े इसके बड़ी जल्दी खिंचते हैं इसके। अच्छा, टायर आप अभी कितनी बार 1 लाख किलोमीटर आप ड्राइव कर चुके हो, तो आप टायर कितनी बार चेंज करा चुके हैं? 3 बार चेंज करा चुके हैं। और जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने लिया है, उसके अभी 5 से 6 हज़ार किलोमीटर ही चली है, तो उसके दोबारा टायर चेंज कराने की 5 से 6 हज़ार किलोमीटर में ही? हाँ जी जी। बाकी भाई बात करें बॉडी रोल की, तो भाई स्टेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की? बॉडी रोल स्टेबिलिटी इसमें लगा लो जी उससे थार से फर बेटर है, काफ़ी अच्छी है स्टेबिलिटी, क्योंकि उससे ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी कम हो जाती है। हाँ जी। इसकी ऑलमोस्ट ब्रेजा जितनी के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस आती है, तो उसके कम होने के कारण इसमें आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है। जी भाई बात करें इस गाड़ी की वेटिंग की, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार में ये आती ही आती है, नंबर 5th या नंबर 4th पोजीशन में ये हमेशा रहती है टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में। तो भाई स्कॉर्पियो एन की भाई बात करें तो वेटिंग आपको कितनी देखने के लिए मिली थी? जब मैंने बुक कराई थी तो उन्होंने 1 साल की वेटिंग बताई थी जी। तो 1 साल की वेटिंग बुक कराई थी, उन्होंने कहा था कि अगर बीच में कोई कैंसिल करेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करके गाड़ी दे देंगे। उन्होंने फिर हमें लगभग 6 मंथ के अराउंड हमें कॉल किया कि आपको ये मॉडल और ये गाड़ी मिल जाएगी। हमने जो बुक कराया था वो Z6 मॉडल बुक कराया था जी। उनका Z8 मिल जाएगा अगर आप Z8 लेना चाहते हो। तो पहले ऑटोमेटिक लेने की इच्छा थी, पर उन्होंने कहा मैनुअल मिल सकता है, तो इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो इस चक्कर में हमने मैनुअल उठा ली जी। भाई बाकी भाई बात करें गाड़ी के नंबर की, तो भाई मैंने देखा है नंबर भी इस गाड़ी में फैंसी लगा हुआ है। तो भाई नंबर की आपको क्या कुछ कॉस्टिंग देखने के लिए पड़ गई थी? लगभग 25,000 रुपये की कॉस्टिंग
अच्छा, तो भाई 25,000 रुपये में आपको ये इतना अच्छा फैंसी नंबर देखने के लिए मिल गया। हाँ जी जी भाई, बात करें गाड़ी की मॉडिफिकेशन की, भाई बिल्कुल लोडेड गाड़ी है ये, इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलती है जो कि ज़्यादा ओवर भी नहीं है और काफ़ी क्लीन मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। चाहे हम बात करें आगे जो हुड स्कूप है, चाहे हम बात करें पीछे इसका जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर के ऊपर जो लगा हुआ है, चाहे हम बात करें गाड़ी के सबसे लास्ट वाले ग्लास के ऊपर जो डिफेंडर स्टाइल का टाइप का लगा हुआ है, तो भाई उस सब का आपने कहाँ से कराया और क्या कॉस्टिंग रही? ये सब करनाल से कराया था जी। और इसकी कॉस्टिंग अभी तो पूरी किट लगी हुई नहीं है, अभी लगभग ये 30,000 के करीब ये कॉस्टिंग पड़ी थी। 30,000 रुपये के अंदर आपको ओवरऑल ये सारी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल गई, जिसमें से अभी ये हाफ मॉडिफिकेशन है। हाँ जी, अभी उन्होंने कहा है कि बाकी पार्ट्स आ चुके हैं जी। आप लगवाना चाहते हो तो आप विजिट करें और लगवा लें। बाकी आपको ये 30,000 रुपीज़ के अंडर ही इंक्लूड है। हाँ जी जी, आप एक बार नाम बताना चाहेंगे आपने मॉडिफिकेशन कहाँ से करवाई है? वो डिस्क्रिप्शन में नाम डाल देंगे उसका, सैगिया पार्ट्स। हाँ जी। जी भाई, बात करें गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? म्यूजिक सिस्टम ओके है, मतलब ज़्यादा मतलब हाई फाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। थार रॉक से अगर हम कंपेयर करें स्कॉर्पियो एन का म्यूजिक सिस्टम, तो आप किस गाड़ी का बेटर बोलना चाहोगे? थार उसका जी, तो थार रॉक से आपको इसका म्यूजिक सिस्टम लो है। जी भाई, बात करें गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस की, क्या महिंद्रा वालों ने आपको परेशान करा इस गाड़ी की सर्विसिंग को लेके? नहीं, सर्विस कराने जाते हैं, सर्विस कर देते हैं, पर जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व नहीं होती ना, रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो जैसे कि आप सनरूफ का बता रहे हैं, सनरूफ ओपन करते हैं तो ओपन की ओपन, यानी कि 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको डर रहता है कि ये गाड़ी की जो सनरूफ है ये खुली की खुली रह गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे इंजन का जो वायरिंग थी वो अपने आप कट गई थी जी, वो वायरिंग कॉस्ट 15,000 रुपये। जी, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल भी नहीं होती है। अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया, अगर वो कभी भी चल जाओ तो वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता है। गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ेगी आपको? गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ेगी या फिर आपको गाड़ी अपने घर पे खड़ी कर रखनी पड़ेगी, जब उसका कोई पार्ट्स आएगा तब वो चेंज करेंगे। जी भाई, बात करें इस गाड़ी की इंटीरियर की फिट एंड फिनिश क्वालिटी की, तो भाई फिट एंड फिनिश आपको वैसे तो पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल देखने के लिए मिलता है इस मॉडल में, पर आप इंटीरियर की क्वालिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इंटीरियर की क्वालिटी तो इनकी सभी गाड़ियों की इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, मतलब थोड़ा सा इन फिट एंड फिनिश में इशू है। लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ किया होता है इन्होंने, हाई फाई मटेरियल यूज़ नहीं किया होता जी। बाकी महिंद्रा से इसकी भी उम्मीद नहीं थी, पर इन्होंने उसके मुकाबले काफ़ी पहले तो ये भी नहीं आता था। जी बिल्कुल, पहले तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के टाइम पे बात करें तो सस्ता प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ होता था। जी, तो इसमें है कि थोड़ा सा उससे बेटर है। जी, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया है, पर अगर आप और कंपनी के मुकाबले आप देखोगे तो सेगमेंट के हिसाब से प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती, प्राइस के हिसाब से और सेगमेंट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं है। हाँ जी। जी भाई, बाकी बात करें स्कॉर्पियो क्लासिक की, तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ आपका ख्याल नहीं गया? अगर आपको स्कॉर्पियो की लेगेसी चाहिए थी तो भाई बहुत सारे जो यंग बॉयज़ होते हैं और अगर जिनको रोला और भोकाल जमाना होता है तो वो स्कॉर्पियो क्लासिक भी एक बार ज़रूर देखते हैं। पहले जी क्या कहते हैं, ब्रेजा से पहले हमारे पास स्कॉर्पियो क्लासिक ही थी जी, तो उसमें क्या है, एक तो बॉडी रोल बहुत ज़्यादा रहता है जी, और वो आपको जैसे भी अब किसी कट वगैरह पे आप मोड़ोगे तो काफ़ी वो पलटने का डर रहता है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने के लिए मिलता। वो आपका बस भोकाल के रह जाती है। अगर रोड पे आप चला रहे हो ड्राइविंग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं रहती कहीं ना कहीं, ऐसे हिलता रहता है जैसे ट्रैक्टर का होता है। जी, 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 तो काफ़ी चीज़ें कमियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा, पर आज भी लोग उसको लाइक करते हैं क्योंकि वो शुरू से ही 2002 से उसकी लेगेसी चलती आ रही है और आज फेमस है कि वो गैंगस्टर यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोग आज भी इसको अपना टोरा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और भाई स्कॉर्पियो एन भाई 2026 में आपने ली और स्कॉर्पियो ही ली, तो भाई कहीं ना कहीं महिंद्रा ने अपग्रेड तो किया है स्कॉर्पियो क्लासिक से। कि हमें उम्मीद थी कि भाई क्या कहते हैं, अब इन्होंने नई चीज़ निकाली है, बढ़िया चीज़ निकाली है और महिंद्रा का नाम हो गया, भोकाल हो गया, स्कॉर्पियो का नाम हो गया। जी, मेन तो ये गाड़ी जो इसके आगे स्कॉर्पियो का नाम था उस चक्कर में ये ली गई। बाकी भाई मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि हाई स्पीड में आपका स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा रहता है? क्या स्टीयरिंग वाइब्रेट होता है? 120 तक आप चला रहे हो तो ठीक है लगभग, उससे ऊपर जाते हो तो ये स्टीयरिंग बड़ा वाइब्रेट करता है। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता 120 के बाद? नहीं, 120 के बाद इस पर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता। जी भाई, बाकी भाई बात करें गाड़ी के माइलेज की, तो भाई माइलेज काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू होता है, लोगों का बजट बन जाता है गाड़ी लेने का, पर माइलेज कहीं ना कहीं लोगों को डरा देती है। माइलेज जैसे मैनुअल है तो ये 14 की एवरेज दिखा रही है। भाई डीजल के अंदर मैनुअल है, डीजल और मैनुअल का कॉम्बिनेशन तो बना ही माइलेज के लिए होता है। हाँ जी। तो आपको क्या मिल जाता है देखने के लिए? मैनुअल में एवरेज ये लगा लो आपको थार के अकॉर्डिंग 4 किलोमीटर की एवरेज इसमें बेटर मिलती है। कितनी? ये लगा लो इसमें 14-15 आ जाती है।
और बात करें हाईवे की, जिसमें पूरी खुली सड़कों क्रूज हाईवे पे में चल रहे हो, ये 17-18 तक जाती है मैक्सिमम, 17-18 एक दो बारी गई तो है। भाई अगर किसी बंदे को ये गाड़ी लेनी है तो माइलेज के पर्सपेक्टिव से आप क्या बोलना चाहोगे? देखो माइलेज के लिए गाड़ी बनी ही नहीं है जी। माइलेज के लिए आपको जाना है तो फिर आप मारुति पे मारुति, जी जी जी, सबसे लो प्राइस, लो मेंटेनेंस, लो बेस्ट माइलेज, सबसे बेस्ट माइलेज, सबसे बढ़िया मारुति है जी। आपको अगर अच्छे सेगमेंट में जो थोड़ा बल्कि लुक में गाड़ी चाहिए, अगर आपको भाई फॉर्च्यूनर पसंद है पर फॉर्च्यूनर के पैसे नहीं है, उसके हाफ पैसे, तो आप ये है कि थोड़ा सा फॉर्च्यूनर जैसा फील उसके जैसा इसमें ले सकते जी। भाई बात करें फॉर्च्यूनर की, तो भाई फॉर्च्यूनर भी आपने चलाई होगी मेरे हिसाब से, तो भाई फॉर्च्यूनर भी आपने चलाई हुई है और स्कॉर्पियो एन के आप ऑनर हो ही, तो भाई आपको इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है? अगर हम गाड़ी को कंपेयर करें, एक 25 लाख की एसयूवी को 55 लाख की एसयूवी से कंपेयर करें, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, इंजन पावर उसका काफ़ी इससे हाई है फॉर्च्यूनर का जी। वो एक तरीके से आपको लगता है कि एक जेट पे बैठे हो, उस तरह से रोड प्रेजेंस जो जी। उसकी चलने की ड्राइविंग है। भाई बात करें गाड़ी के फीचर्स की, तो भाई फॉर्च्यूनर के मामले में अगर फीचर देखते हो तो फीचर तो उससे काफ़ी बेटर आपको स्कॉर्पियो में मिल जाते हैं जी। एक थोड़ा सा बस फॉर्च्यूनर में बस इतना सा इशू रहता है कि उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है जी, Electric काफी steering टाइट आता है, वो देखने के लिए काफी मिलता hard है। होता है। अगर आप जाम में चले गए तो आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। जी जी जी। भाई बात करें गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की, इसके अंदर आपको वही थार रॉक्स वाला 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता हाँ है, जी। तो भाई परफॉर्मेंस में आपको क्या बोलना चाहोगे? अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप मैनुअल लें, अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। भाई बात करें अगर आपको हाईवे पे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो भाई कॉन्फिडेंस आ पाता है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में? आपको अगर ओवरटेक करना है तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको मैनुअल में आएगा जी। और बात करें ऑटोमेटिक की, तो उसमें ऑटोमेटिक में अगर आपका जूम मोड पे आपने लगा रखा है तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी। भाई बात करें गाड़ी के सनरूफ की, तो भाई सनरूफ में के बारे में आप क्या, आपका रिव्यू है? सनरूफ का यही रिव्यू है, एक तो इससे सनरूफ से गर्मी, ये मतलब इंडिया के लिए तो बना ही नहीं है सनरूफ ऐसे, जी, तो जी, जी। ठंडे इलाकों के लिए इस जगह कामयाब है क्योंकि इसमें 2 से 3 डिग्री और ज़्यादा हीट रहता है जी। और इसमें जो है हमने जैसे भाई बच्चों के लिए वीडियो वगैरह बनाने के लिए खड़े होके बनाने के लिए काफ़ी बेटर है, पर कई बार हम वीडियो वगैरह बनाते हैं उसके बाद इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज नहीं होता, तो कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो वो इशू आपको आज भी देखने के लिए मिलता है या फिर ये इशू रिजॉल्व हो चुका है? हम खुद डर के हमारे खोलते नहीं है ज़्यादा इसको, कभी एक का दुक्का बार खोल लेते हैं कि कहीं पता चला बाद में क्लोज ना हो, फिर गर्मी में मरना पड़ेगा, गर्मी इतनी है। तो भाई बाइक 24 से नंबर 25 लाख रुपए खर्चने के बाद भी ये हाल है महिंद्रा ओनर्स का कि उनको सनरूफ तक खोलने से डर लगता है। अब ये लगा लो जी, मेरा उसका सनरूफ खुला रह गया था, बंद नहीं हो रहा था थार रॉक्स का? थार रॉक्स का जी उसके बाद ये बीच में 3-4 दिन बारिश पड़ी थी जी तो सारा पानी अंदर ही जा रहा था। जी। तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हाँ जी। इस दौरान। भाई बात करें गाड़ी के एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल्स की, तो भाई रात में आपको क्या रिस्पांस देखने के लिए मिल जाता है? विजिबिलिटी अच्छी है लाइट की, आपको कोई इशू तो नहीं है उसके? ना इसमें इशू नहीं है, पर क्या कहते हैं थार रॉक्स की लाइटें जो है वो डिम होती जा रही है। थार रॉक्स में आपको इशू देखने के लिए मिल रहा है, पर वहीं बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो इसमें आपको किसी भी टाइप का इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लाइट में कोई अभी इशू नहीं आया है। तो भाई ओवरऑल आज के टाइम पे भाई किसी बंदे के पास 24 से 25 लाख रुपए जेब में पड़े हैं ऑन रोड और उसको एक एसयूवी खरीदनी है एक फैमिली के लिए, जिसमें आपको एक माइलेज भी थोड़ा बहुत मिल जाए इस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया, थोड़े बहुत फीचर्स भी मिल जाए, तो भाई आप आज के टाइम पे उस बंदे को क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या वो जाए स्कॉर्पियो एन की तरफ या फिर उसको किसी और गाड़ी की तरफ जाना चाहिए? 7 सीटर इस प्राइस में देख रहा है तो इस प्राइस में 7 सीटर बेस्ट गाड़ी है ये, क्योंकि इस सेगमेंट में फिर उसके बाद आपको इनोवा आती है और टैक्सी वाला फील देती है। जी। भाई बात करें महिंद्रा की एक्सयूवी जो नई आई है 7XO, उसमें आपको बेस मॉडल से ही 3 स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाई है उन्होंने, काफ़ी प्रीमियम है, लग्जरी लुक आता है जी। तो अगर आपने फैमिली कार चाहिए तो वो 7 सीटर तो सबसे बेस्ट रहेगी। और बात करें स्कॉर्पियो एन की, ये किस टाइप के बच्चों को लेनी चाहिए या फिर लोगों को लेनी चाहिए? ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा जैसे मान के चलो हमारा वर्किंग है जो हमारी रनिंग है वो बहुत ज़्यादा है, कई बार ख़राब रास्तों पे भी चलना पड़ता है, ऊंचे नीचे रास्तों पे भी चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस हमें चाहिए। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो स्कॉर्पियो एन का ZZ डीजल मैनुअल वेरिएंट है आपकी हर एक नीड फुलफिल कर देता है? हाँ जी, तो सेगमेंट के हिसाब से उस बजट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फुलफिल कर देता है। तो अभी तक सर आपको 1.5 से 2 ईयर्स हो गए, 1 लाख किलोमीटर आप प्लस चला चुके हैं, तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को स्कॉर्पियो एन के बारे में? व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आप एवरेज का आपको इशू नहीं है और आपके पास आपको अच्छी बिग एसयूवी लेना चाहते हैं तो इस सेगमेंट में इससे बिग एसयूवी कोई नहीं आती है। जी। भाई बाकी एक चीज़ और पूछनी है कि बंदा स्कॉर्पियो एन ले लेता है
और कुछ बंदे तो भाई 14-15 लाख रुपए देके Z2 मॉडल उठा लेते हैं पेट्रोल मैनुअल, 14 से 15 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाता है देखने के लिए। और भाई वो रहते हैं छोटे घरों में, पतली गलियां होती है, तो भाई उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? उन लोगों को लेनी चाहिए या फिर नहीं? पहली बात तो जो पेट्रोल मॉडल है उसकी तो एवरेज ही नहीं है जी, खत्म, तो 5 से वो 6 की मिलती है मैक्स। जो बंदा पैसे बचाने के लिए उसको ले रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है उल्टा, क्योंकि वो जो किस्त के पैसे जो कम करेगा उसके तेल में चले जाएंगे। अगर वो यूज़ करता है गाड़ी, या खड़ी करने के लिए लेनी है तो खड़ी करने के लिए तो आप डब्बी भी ले सकते हो। जी जी जी। तो अगर आपने रनिंग वगैरह करनी है तो सबसे बढ़िया है कि आप अच्छे सेगमेंट पे जाओ, अपर मॉडल पे जाओ, जिसमें आपको बाहर से आफ्टर मार्केट कोई काम ना कराना पड़े और प्रीमियम लुक भी आती है। आप देख सकते हो डुअल टोन कलर मिल जाता है, थोड़ा इससे प्रीमियमनेस दिखाई देती है जी। अगर ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है तो गाड़ी में कहीं ना कहीं गाड़ी लगती जी। है, तो उस चीज़ का काफ़ी फर्क रहता है। हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई गाड़ी ले लो तो कम से मिडल मॉडल तो लो जी। बाकी भाई पतली पतली गलियों में अगर आप लेके गए हो इस गाड़ी को, तो वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है? पतली गलियों में 1-2 बार गलती से फंसे थे, उसके बाद वहाँ पे जो पब्लिक थी उन्होंने भी आर्गूमेंट्स वगैरह करे। जैसे वृंदावन हम जा रहे थे, मेरा फ्रेंड था विकास गर्ग, वो गाड़ी चला रहा था, तो हम लोकेशन लगाई हमने, वो गलती से हमें वृंदावन मंदिर के पास पतली गलियाँ हैं जी, उनमें ले गया। तो जो भी बंदा निकल रहा था वो आर्गूमेंट करके आ रहा था, भाई तुम्हें इस गली के लिए इससे बड़ी गाड़ी नहीं मिली थी यहाँ लाने के लिए जी। कोई कह रहा है कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, गलियाँ इतनी छोटी है और गाड़ी इतनी बड़ी ले घुस रहे हो। तो काफ़ी आर्गूमेंट लोगों ने करे, हमें भी परेशानी हुई। ये लगा लो कि हमने 1-1 इंच बचा कर बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा हमें उस गली से निकालना। इसी गाड़ी की बात है या फिर किसी और? इसी गाड़ी की बात जी। क्योंकि इसमें जो एक कमी है, एक 360 कैमरा जरूर होना चाहिए। जैसे थार में 360 कैमरा है, तो वो थोड़ा सा अगर अकेले ड्राइव कर रहे हैं किसी थोड़ा सा कुंज गलियों में या पतली गलियों में फंस गए हैं तो वो थोड़ा सा उसको मूव ऑन करने में फ़ायदा मिलता है, पर इसमें आपको 360 नहीं मिलता, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी जी। अब तो भाई इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी बहुत जल्द 2026 में आने वाला है, तो उसमें जितनी भी आप कमियां बता रहे हो तो शायद महिंद्रा इस बार पूरी कर दे। कोई नहीं, जब आएगा एक बार टेस्ट ड्राइव जो लेके आएंगे, देखेंगे क्या उन्होंने ये चीज़ें को सुधारा है जी। बाकी भाई ओवरऑल ये था आज का वीडियो, जिसमें भाई थार रॉक्स के ओनर थे मिस्टर रॉकी कसाना। उन्होंने अपना पूरा ओनरशिप रिव्यू 1 लाख प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चला चुके हैं। इन्होंने पूरा हर एक चीज़ के बारे में हमें डिटेल में बताया है। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे।